सिंह का पुत्र राहु मायावी, चतुर, चालाक, शक्तिशाली, राक्षसों के सेना का सेनापति, इसे हर कोई इससे वाकिफ है। राहु जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो बेशक यह मुख्य ग्रह ना मान करके इसको छाया ग्रह माना जाता है, क्योंकि अगर आप ब्रह्मांड में राहु और केतु को ढूंढने लगेंगे तो आपको हजारों वर्ष बीत जाएंगे, लेकिन राहु और केतु नामक कोई भी ग्रह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको छाया ग्रह के रूप में मान्यता दी गई है। और राहु और केतु को का जो प्रभाव है फिर भी सभी मनुष्यों के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो जो राहु केतु है एक मायावी छाया ग्रह है। ये कैसे बनते हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर राहु और केतु का बेशक कोई पिंड नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, उसके बावजूद भी ये पूरे पृथ्वीवासियों के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर कैसे अपना असर दिखाते हैं। शास्त्रों में राहु और केतु के लिए कोई भी राशि एलोकेट नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऋषियों ने राहु को कन्या राशि में विराजमान किया गया है, जो बुध की राशि होती है। ज्योतिष के अनुसार अगर आप एक महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे उसमें ये कहा गया है कि अगर आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव देखना चाहते हैं तो अगर बुध आपकी कुंडली में शुभ है, स्ट्रांग है, तो राहु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। राहु को शनि के समान दुख देने वाला माना गया है, लेकिन फिर भी अगर राहु दुख देने पे आ जाए तो यह इतना अधिक दुख देता है कि शनि को भी पीछे छोड़ देता है, क्योंकि शनि अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं है और दुख देने पर अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं जब आपका अंतिम समय होता है तब तक आपकी आत्मा को शनि पवित्र कर चुके होते हैं। आपके जितने बुरे कर्म होते हैं वो सब आपने इस जन्म में कष्ट के थ्रू भुगत लिए होते हैं और अंतिम समय में आपकी आत्मा पवित्र हो चुकी होती है जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन उसी के उल्टे अगर आप राहु को देखेंगे तो राहु जो है अगर कुंडली में खराब हो गया, क्योंकि राहु आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जो है आपको बुरा प्रभाव देता है। अगर आपने पिछले जन्म में मूर्तियों को तोड़ा होगा, मंदिरों को तोड़ा होगा, या जो देव स्थान है वहाँ पे कोई नुकसान किया होगा, किसी का धन गमन किया होगा, स्त्रियों को परेशान किया होगा, तो यकीन मानिए इस जन्म में या जब भी आप जन्म लेंगे और अगर आज भी आप इस तरह के कार्य करते हैं तो राहु आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। ये आपको किसी न किसी रूप में प्रताड़ित अवश्य करेंगे। शास्त्र में कहा गया है कि राहु जिस भी भाव में बैठे हैं या जिस भी राशि में बैठते हैं तो वह उन्हीं के अनुसार ही फल देना शुरू कर देते हैं। राहु जो है इनका जो रंग अगर आप देखेंगे तो धुएं के समान का रंग बताया गया है, और खासकर राहु का कोई आकार नहीं होता। जिस तरह से वायु का कोई आकार नहीं होता है, धुएं का कोई आकार नहीं होता है, उसको अगर आप सिलेंडर में डालेंगे तो सिलेंडर का शेप ले लेगी, उसको अगर आप किसी और बर्तन में डालेंगे तो उसी का वो शेप ले लेते हैं। तो राहु का कोई अपना आकार नहीं है। तो राहु क्योंकि मायावी ग्रह है, लगन से भी आपको देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में चंद्रमा से राहु कौन कौन से स्थान पर है, यानी आपकी जो भी राशि होती है उस राशि से आपको देखना पड़ेगा कि मान लीजिए किसी की जो है अगर कर्क राशि है तो अगर वो कर्क राशि से आपको कुंडली में वो राहु कहाँ विराजमान है तो आपको कर्क राशि से शुरू करना पड़ेगा, 1 2 3। तो अगर राहु जो है मान लीजिए छठे भाव में है तो आपके लिए शुभ है। राहु जो है तीसरे भाव में है आपके लिए शुभ है। तीसरा भाव मतलब है आपकी राशि से तीसरा, राशि से छठा और राशि से 11वां, ये जो भाव होते हैं अगर इनमें राहु बैठा होता है तो राहु आपको शुभ परिणाम देने वाला होता है। अगर बाकी स्थान अगर छोड़ दिए जाए, अगर जैसे मैंने कहा तीसरा, छठा और 11वां भाव ये शुभ माने जाते हैं और इन स्थानों पर राहु हमेशा शुभ फल देता है। लेकिन अगर बाकी भावों में अगर राहु विराजमान हो जाता है तो वहाँ पे हमेशा वो अशुभ फल ही ज़्यादा आपको देता है। राहु का अगर आप देखेंगे तो इस वक्त अचानक ही जो है राहु आपको या तो शुभ फल दे देगा या अशुभ फल दे देगा। कुंडली शास्त्रों में कहा गया है जब भी कोई ग्रह परिवर्तन होता है तो ग्रह परिवर्तन के कुछ दिनों पहले ही अपना शुभ या अशुभ फल प्रकट करना शुरू कर देता है। तो अगर आपके साथ
कुछ दिनों से ही, यानी 1 महीने पहले से ही कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ शुभ हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आपको जो राहु का ये परिवर्तन है बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और अगर आपके साथ कुछ भी दुर्घटना हो रही है, कुछ गलत कार्यों में अगर आप फंस गए हैं, तब आप कह सकते हैं कि राहु का जो परिवर्तन है जो अगले 18 महीनों तक रहने वाला है, तो आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अचानक ही अपना शुभ या अशुभ प्रभाव प्रकट करते हैं। राहु ने अपनी वक्री चाल को चलते हुए 30 अक्टूबर को मेष राशि से निकल करके दोपहर के 2:13 पर गुरु की राशि मीन में प्रवेश किया। इस तरह मेष राशि में गुरु और राहु का जो संयोग से गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा था, उसकी समाप्ति हो गई, क्योंकि इससे पहले 22 अप्रैल को गुरु ने ही मेष राशि में प्रवेश किया था, जहां पर राहु पहले से ही विद्यमान थे। और जिस गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा था, उससे 12 ही राशियों में अशुभ प्रभाव पड़ रहा था। तो राहु और केतु ने 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन किया। मेष राशि से निकल करके राहु जो है मीन राशि में चले गए और केतु जो है तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में उन्होंने प्रवेश कर लिया। राहु मीन राशि के में 3 नक्षत्र होते हैं, जो रेवती, उत्तर भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद के नाम से जाने जाते हैं। ये तीनों ही नक्षत्रों में राहु समय समय के अनुसार जो है विचरण करेंगे। राहु जो है अभी रेवती नक्षत्र में जो है विचरण कर रहे हैं, और रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। मेष से मीन तक के जातकों को राहु का क्या शुभ या अशुभ फल पड़ने वाला है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार और आपकी राशि के अनुसार दोनों तरीक़ों से बताने वाली हूँ कि राशि के अनुसार अगर आपको जो है कैसा फल मिल रहा है और नक्षत्र के हिसाब से आपको किस प्रकार का फल प्रदान हो रहा है। अगर आप चाहें तो खासकर ये जो मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ ये आपके राशि के अनुसार है। अगर आप लगन के अनुसार देखना चाहते हैं तो इसमें आप लगन को 20% मानिए और राशि को 80% मान के चलिए। तो 80% का प्रभाव राशि के अनुसार आपको पड़ेगा और साथ ही साथ जो है 50% का जो प्रभाव है आपके नक्षत्र के अनुसार भी आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सी राशि, कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, और उसी के अनुसार ही जो है इसका प्रेडिक्शन मैं आप करती जाऊंगी। तो सबसे पहले जो है मेष से लेकर के जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आखिर ये जो गोचर होने वाला है अगले 18 महीने का, ये क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको कार्य तत्व के बारे में पता होना चाहिए, यानी राहु के कारक तत्व क्या होते हैं। राहु जब भी अपना शुभ या अशुभ फल देने पे आते हैं तो वह साल के जब आपकी उम्र 42 से 48 वर्ष की आयु में होती है, उस समय दशा, महादशा और गोचर के अनुसार जो है राहु आपका शुभ या अशुभ फल देते हैं। अगर कुंडली के भावों में, जहाँ पे मैंने बताया है कि 3, 6 और 11 में अगर बैठे हैं तो राहु आपको शुभ फल देंगे, और बाकी भावों में जो है राहु आपको अशुभ फल देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव 42 से 48 वर्ष की आयु में आपको देखने को प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि राहु को जो है काफ़ी चीज़ों की संज्ञा दी गई है। राहु को सांप कहा जाता है, सपेरे, कीट, जुआ खेलने वाले, कुतर्की लोग, झूठ बोलने वाले, अपवित्र लोग, असत्यवादन करने वाले, और खासकर जो है जो विष का काम करने वाले हैं। नेतृत्व विदिशा का राहु मालिक होता है। सोए हुए प्राणी, वृद्ध लोग और दुर्गा की उपासना करना। जो लोग ज़्यादा ही ढीठ होते हैं अर्थात बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं, चोरी करना, अकस्मात आपके घर में चोरी हो जाना, अप्राकृतिक घटनाएं होना, और जो लोग मद्यपान का जो है सेवन करते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, हड्डी, गुप्तचर, गोमेद, गंगा, मछली और नीले रंग के पदार्थ, और खासकर जो वेद होते हैं
उनका कारक राहु को माना गया है। तो ये जितने भी अगर आप लोग इन चीज़ों से भी अगर जुड़े हुए हैं और आपकी कुंडली में राहु अगर ठीक नहीं है और आप इस तरह के, जैसे मैंने आपको कहा है, जो कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, मद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, और ख़ासकर अगर आप देखें जो गुप्तचर होते हैं, यानी जिसको आप स्पाई कह सकते हैं, तो जिन लोगों का राहु बहुत अच्छा होता है ऐसे लोग बहुत ही अच्छे जासूस कहलाते हैं। और जिन लोगों का राहु बहुत अच्छा होता है ऐसे लोग विदेशी भाषा को सीखने में बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं, यानी उस व्यक्ति को एक नहीं 4-5 विदेशी भाषाएं बहुत ही आसानी से वो सीख सकता है, क्योंकि राहु जो है विजातीय ग्रह कहा गया है। विजातीय मतलब आपके धर्म के ऑपोजिट जो भी लोग आते हैं वो विजातीय या विधर्मी लोग होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में, जो अब मैं मेष राशि के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ, अगर प्रभाव सही नहीं है तो आपके धर्म के विरुद्ध, जो जैसे अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के अलावा जो बाकी जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ जो है आपकी मित्रता कैसी रहने वाली है। कुंडली में अगर मैं सही प्रभाव बता रही हूँ तो ऐसे लोग आपको जो है लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन अगर कुंडली में आपका राहु ठीक नहीं है तो यही लोग आपके लिए शत्रु के समान भी बन जाएंगे। याद रखिए, जब भी कोई ग्रह आपको गोचर के अनुसार अच्छा या बुरा फल तब देने ज़्यादा प्रभावित हो जाता है जब कुंडली में वो ग्रह उसी ही स्थान पर बैठा हुआ है। तो मेष राशि के जो जातक हैं इनके लिए अगर आप देखेंगे तो राहु जो है क्योंकि 12वें भाव में आकर के बैठा हुआ है, तो 12वें भाव में आकर के जब भी राहु गोचर करेगा तो इस भाव से आपके विदेश यात्रा का योग देखा जा सकता है। आपको एकांत में रहना पसंद है या सबके साथ रहना पसंद है, ये योग देखा जाता है। आपकी छोटी बड़ी यात्राएं देखी जाएंगी, आपका सैया सुख देखा जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी वो भी इसी भाव से देखा जाता है। और ख़ासकर कारावास भी इस जगह से पता चलता है, इसी से विचार भी किया जाता है। तो इस भाव में राहु का जो गोचर है वो मेष राशि वालों के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ क्योंकि ये वाला जो भाव है आपके वाइफ के साथ भी जो है अच्छी नहीं बनने वाली है, उनके साथ आपके मनमुटाव होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सैया सुख में आपको प्रॉब्लम आएगी, या फिर आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं तो परिवार से आपको अलग होना पड़ेगा। चाहे आप बिजनेस के चक्कर में जाए या नौकरी के चक्कर में जाए तो आपको अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा और नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो कहाँ आप इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो घर में जो आपको आराम मिलता है उससे आप विमुख हो जाएंगे, तो वो अलग हो जाएगा। इस भाव में बैठा हुआ राहु जो है दृष्टियां देता है। राहु की जो दृष्टियां होती हैं वो गुरु के समान ही मानी जाती हैं। तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु सबसे पहले जो है आपको जो है आपके पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि जो है राहु प्रदान करेगा। राहु यहाँ पर बैठ के अगर आप राहु को देखेंगे तो राहु की जो दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि यानी 1, 2, 3, 4, 5 आपकी अष्टम भाव पे जारी है, फिर सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर जारी है और नौवीं दृष्टि जो है आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है। 12वें भाव पर राहु का जो गोचर है इससे आपकी धन की हानि होने के चांसेस ज़्यादा है, खर्चों की अधिकता होगी, यानी पैसे कम होंगे, आपकी कमाई कम होगी लेकिन आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वो वाला हिसाब होने वाला है। संतान को कष्ट प्राप्त होगा और आपको जो है जैसे मैंने कहा है अगर आपने कुछ गलत तरीकों से, अनैतिक तरीकों से धन कमाने की कोशिश की तो आपको जो है बंधन योग भी हो सकता है, जेल जाने तक के भी योग आपके बन सकते हैं। नौकरी या कार्य के एक सिलसिले में आपको अपने शहर को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। अगर आप विदेश जाने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो ये भाव विदेश के लिए देखा जाता है और राहु अवश्य विदेश यात्रा देता है, तो आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। और विदेश के लिए अगर आपने कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है तो ये समय में आपको जो है वहाँ से कुछ अच्छी कॉल आ भी सकती है। परिवार में अनबन हो सकती है, भाग्य में से जो है आपको उतना अधिक भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा जिस हिसाब से होना चाहिए। इस भाव में गोचर करते हुए आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है रोग इनकी जो दृष्टि है रोग रिपु ऋण यहाँ पर भी पड़ रही है, जिसके कारण जो है धन से संबंधित आपको ऋण भी लेने पड़ सकते हैं, समस्याएं होंगी। कोई पुरानी बीमारी अगर अभी तक जो है आपके परिवार में चल रही है तो वो बीमारी जो है हो सकता है कि आपको भी हो सकती है, या कोई पुरानी बीमारी अभी तक सुप्त अवस्था में थी तो वो दोबारा जागृत हो सकती है। तो बीमारी से आपको जो है भय हो सकता है, कोई ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चल सके, जैसे अगर आपका लीवर का हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होती हैं।
साथ ही साथ राहु का जो है स्वास्थ्य में तो हानि पहुंचेगी, व्यर्थ की यात्राएं ज़्यादा होंगी, चिंता ज़्यादा होगी, धन ज़्यादा खर्च होगा। तो इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि अगर आपको कोई यात्रा करनी भी पड़ती है तो आपको सोच समझ करके इस दौरान सावधानी पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। और ख़ासकर आपको एक्सीडेंट होने के भी योग हैं, तो अगर आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो सोच समझ करके चलाइए। और ख़ासकर जो है हो सके तो किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा करके इसके उपाय भी अवश्य कीजिए, क्योंकि दुर्घटना का योग भी बना हुआ है। इस समय आप जिस भी जगह पर काम कर रहे हैं, जो कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ने वाली है। वो जो शत्रु है आपके ऊपर हावी होंगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जिसके कारण जो है आपका अपने ऑफिस के स्टाफ के लोगों के साथ भी जो है अनबन हो जाएगी। राहु के इस गोचर के कारण, क्योंकि इनकी दृष्टि यहाँ पर सुख के भाव पे पड़ रही है, तो सबसे पहले एक तो आपको अपनी छाती का जरूर ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये कि माता का भाव है, तो आपकी माता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको अपनी माता का भी जो है उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और अगर आपको भी हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर आप डॉक्टर के पास जाके इसको कंसल्ट अवश्य कराइए। पारिवारिक कलह से बचिए, वो इस कान से सुन के इस कान से निकाल दीजिए। गुस्सा कम से कम करिए। मेष राशि के 12वें भाव में गोचर करते हुए राहु का जो प्रभाव है, इससे एक तो आपकी दौड़ भाग, चाहे वो कार्य से लेकर के हो या किसी भी कारण हो, वो बहुत अधिक हो जाएगी। खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आपके जो मित्र होंगे, आपके जो संबंधी होंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि सीधा छठे भाव पे पड़ रही है, और खासकर जो मामा पक्ष के लोग होंगे उनसे जरूर कुछ ना कुछ आपको अशुभ सूचनाएं या अप्रिय सूचनाएं सुनने को मिल सकती हैं। आपके मामा पक्ष के लोगों को कष्ट अवश्य होने वाला है। कोर्ट कचहरी के चक्रों से आपको बचना होगा। अगर हो सके तो बाहर से ही अगर कोई मुकदमा या किसी प्रकार का कोई अनबन या लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है और कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच रहा है, तो कोशिश कीजिए आप पहले ही कोर्ट कचहरी से पहुंचने से पहले ही अपने आप सबके साथ बैठ करके उसकी सुलह कर लीजिए, नहीं तो ये मामला बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो आपको समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। अपने पेट का आपको ध्यान रखना है। वायु से संबंधित, जैसे मैंने कहा, प्रदूषण इत्यादि के रोग आपको हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी जगह पर जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं या जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगह से आपको अपना बचाव करना होगा। खासकर स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो परीक्षा का जो समय होगा ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपका मन जो है पढ़ाई पे नहीं लगेगा, मन आपका भटकता जाएगा। तो आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, नहीं तो इसके लिए इसका आपकी पढ़ाई पर जो है बुरा असर पड़ने वाला है। अब आ जाते हैं नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार। नक्षत्र सिद्धांत में अगर आप देखेंगे तो जो मेष राशि है, मेष राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, जिसमें से पहला नक्षत्र आता है अश्विनी, जो केतु का नक्षत्र होता है और अश्विनी के 4 चरण इसमें आते हैं। दूसरा आता है भरणी, ये शुक्र का नक्षत्र होता है, तो मेष राशि में भरणी के 4 चरण आते हैं। और उसके बाद आता है कृत्तिका, जो सूर्य का नक्षत्र है, जो जिसमें 1 चरण जो है कृत्तिका का जो है मेष राशि में पड़ता है। आप सबकी मेष राशि है, और मेष राशि में जो भी मैंने अभी आपको फल बताए हैं, ये फल आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। लेकिन इन फलों में जो बुरे फल हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिए, नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार आपको ये समझना होगा, अगर राशि के अनुसार आपको जो है अशुभ फल मिल रहा है और नक्षत्र के अनुसार शुभ फल मिल रहा है, तो उसका जो आधा अशुभ फल है वो नक्षत्र सिद्धांत शुभ फल में बदल देगा, तो आपको उतनी अधिक परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर राशि के अनुसार भी आपको अशुभ मिल रहा है और नक्षत्र के अनुसार भी अशुभ मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जले पे नमक छिड़कना, यानी इधर खुआ और उधर खाई, तो आपके प्रॉब्लम जो है बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। तो जिन भी लोगों का मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, जो केतु का नक्षत्र है, इन लोगों के लिए राहु का ये गोचर जो मीन राशि में हो रहा है, आपके लिए लाभकारी है, परम मित्र तारा में है। तो इन्हें आप कह सकते हैं राहु जो जब तक ये रेवती नक्षत्र में रहने वाले हैं, तब के लिए आपके लिए ये जो टाइम रहेगा, ये गोल्डन जुबली टाइम रहने वाला है। तो इस टाइम पे आप कुछ भी काम करना चाहें, लेकिन याद रखिए जो भी काम होगा वो मर्यादा में रह करके आपको करना होगा, तो हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप बाहर जाने के लिए, जैसे मैंने कहा है, आप
तैयारी कर रहे हैं तो आपको बाहर जाने का लाभ मिलेगा। अगर आप जो है अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं वो भी आपको प्राप्त होगी। विदेश में पढ़ना चाह रहे हैं वो भी आपको प्राप्त होगी। जो भी छोटी बड़ी यात्राएं करेंगे आपको यहाँ से, उसमें आपको लाभ की स्थिति ही प्राप्त होने वाली है। जिन लोगों का जन्म मेष राशि के भरणी नक्षत्र में हुआ है, जो शुक्र का नक्षत्र होता है, इनके लिए भी ये टाइम बहुत ही शुभकारी है, लाभकारी है। क्योंकि ये यहाँ पर इस समय जो भी मैंने आपको रिजल्ट बताए हैं, इसमें और ज़्यादा आपको वृद्धि होने वाली है, जो अच्छे रिजल्ट होंगे। तो ये भी जब तक रेवती नक्षत्र में राहु रहने वाले हैं, आपका टाइम भी बहुत ही शुभ जाने वाला है। आप कह सकते हैं कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। उसके बाद आ जाता है कृत्तिका नक्षत्र। मेष राशि के कृत्तिका नक्षत्र में जिसका एक चरण होता है, जो सूर्य का नक्षत्र है, अगर आपका जन्म इसमें हुआ है तो आपके लिए राहु का ये जो गोचर है, जब तक वो रेवती नक्षत्र में है, बद तारा में है, यानी बहुत बुरा प्रभाव देने वाला है। बद तारा अर्थ आप के लिए हर चीज़ में हडल्स होने वाली हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट आपको प्राप्त होने वाला है। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि राशि के अनुसार आपको रैश ड्राइविंग से बचना होगा। सड़क पार करते हुए आपको अपना बचाव करना होगा। लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचाना है। कोर्ट कचहरी के मामलों से अपने आप को बचा के रखना है। तो ये जो राहु का परिवर्तन है, मेष राशि के कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इससे आपको मुश्किलों का सामना ही करना पड़ेगा। तो ये थे मेष राशि के जातकों के लिए आज का राहु का जो राशि परिवर्तन हुआ है उसका फल कथन। अब आते हैं उपायों से संबंधित। वैसे तो हमेशा उपाय जो हैं कुंडली के अनुसार ही आप लोगों को करने चाहिए, लेकिन क्योंकि लाखों हजारों करोड़ों लोग हैं, कुंडलियों की भी करोड़ों प्रकार की जो है कुंडलियाँ बनती हैं, सबके ग्रह नक्षत्र अंश अलग अलग बदल जाते हैं। तो उपाय अगर मैं कॉमन उपाय अगर आपको बताना चाहूँगी तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि हो सके तो आप जो है शिव के मंत्रों का जाप करें, रुद्राष्टक का पाठ करें, शिवलिंग पे जा कर के आप जो है बेलपत्र आप शिव को अर्पित कीजिए, काले तिल युक्त जल आप शिव को अर्पित कीजिए, और धतूरा होता है, धतूरे के फल होते हैं, धतूरे के फूल होते हैं, वो आप शिवलिंग पे जा कर के जो है उनको अर्पित कर सकते हैं। और हो सके तो शिव मंदिर में बैठ करके कम से कम नहीं है तो 108 बार जो है ओम नमः शिवाय का जरूर जाप कीजिए, रुद्र का जाप कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं तो शिव जी से राहु कंट्रोल में आते हैं। तो ये अगर आप कॉमन उपाय हैं, अगर आप करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।